अमिताभ जी, आपके पास आता हूँ। आप बहुत बार अपने प्रोग्राम्स में बेसिकली उस साइकोलॉजी की बात भी करते हैं जिसके अंतर्गत फिल्में बनाई जाती हैं। एक माइंडसेट होता है जिसमें गुरुदत्त का माइंडसेट है, सत्यजीत रे का माइंडसेट है, राज कपूर का माइंडसेट है। वो माइंडसेट क्या सोचता है, किस किस्म की फिल्में बनाता है, या ऋषिकेश मुखर्जी क्या सोचते थे, विमल राय क्या सोचते थे, उनकी जो सोच थी वो पर्दे पर परिलक्षित होती थी। तैयारियां बहुत थी साहब उस रात की, 19 की रात की। भारत के कम से कम नहीं तो 500 शहरों में कैमरा थे, 500 शहरों में। इतनी कमी पड़ गई कि वीडियोग्राफर हायर किए गए थे ताकि कोई भारतीय गांव खेड़े में, छोटे कस्बे में छूट ना जाए। एक जश्न मोदी का पूरा एक इवेंट था जो मनाना था इनको, और इस लेवल पे मनाना था जिसे भारत ने 75 सालों में कभी नहीं देखा, मैं आपको बताऊं। और उसके लिए ना जाने कितने पोस्टर्स, कितने मीम्स, क्या क्या नहीं तैयार किया गया था। जो तैयारी थी वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे थी कि इतना जश्न मनाया जाएगा कि उस जश्न के सहारे हम 2024 का चुनाव तक जीत जाएं। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी एक ईश्वर है, और वहां पर न जाने क्या क्या हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन सारी, किस्मत की बात है, सारी आशाओं पर तुषारपात कर दिया। और उसके बाद जो सारा गुस्सा निकलना शुरू हुआ, और जो गोदी मीडिया था वो तो उसने तो प्रोग्राम ही कट कर दी उस टाइम। जैसे ही भारत हारा है थोड़ी देर के अंदर सब कट हो गया, उसके बाद वो कुछ और दिखाने लग गए खबरें, पूरा का पूरा मीडिया ब्लैंक आउट हो गया उसके बाद। अदरवाइज ये मीडिया आज तक ही नहीं, अगले 15-20 दिन तक जश्न जश्न मोदी बनाता रहता। मैंने अपने बेटे से बात की, ही इज बेस्ड इन मेलबॉर्न सर, वो मेलबॉर्न में रहता है, उनकी फैमिली मेलबॉर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया में। तो जीतने के अगले दिन 20 तारीख को मैंने पूछा भी क्या क्या बड़े बड़े जश्न का माहौल होगा तुम्हारे यहाँ, रात को लोग नाच कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, ढोल ताशे बज रहे होंगे, वहां तो सड़कों पे लोग निकले होंगे। कहता दिस नथिंग लाइक दैट। कहता मतलब? मैंने कहते ये कोई इवेंट ही नहीं है। मैंने व्हाट यू टॉकिंग? कहता आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। सब लोग अपने दफ्तर में आए हुए हैं, कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई ये भी नहीं कह रहा जो मेरे साथ के ऑस्ट्रेलियन है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वो टॉक भी कर ले, उसके बाद बातचीत भी कर ले। कहता है सब अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, कोई रात में यहाँ नाच नाच गाना नहीं हुआ सिडनी में या मेलबोर्न के अंदर, कोई ढोल ताशे नहीं बजे हैं, कोई आतिशबाजियां नहीं हुई है, कोई टीवी के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं चल रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक पागलपन हो, कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। ये फर्क होता है साहब। कहता है एक व्यक्ति है, अच्छी बात है, हमारी टीम आएगी, स्वागत करेंगे उनका, बहुत हो गया, बट इट्स नॉट द फर्स्ट वर्ल्ड कप, छठी बार जीता है हमने तो यहाँ पर। तो मैंने कहा ये सही बात है, और हिंदुस्तान में तो इसको वो बना दिया गया। और उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई है, आपकी और मेरी भी ट्रोलिंग होती है इन प्रोग्राम्स के अंदर, अच्छी खासी होती है, लोग अच्छी खासी तली हुई गोलियां अपना गालियां देते हैं हमको, माँ बहन की, और जितनी भी नीचे जा सकते हैं, पर सुनते हैं, देखते हैं, कई बार बहन भी करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता है। इस पूरे परिदृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा अमिताभ जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने बहुत विस्तार से प्रस्तावना रखी, और राजेश जी ने जो कुछ कहा मैं उनकी तमाम बातों से, लगभग सारी बातों से मैं सहमत हूँ। जिस तरह का एक्चुअली देखा जाए तो एक दशक से ज़्यादा के समय में हमने जिस तरह का माहौल बनाया है, क्योंकि हम लोग बातचीत दरअसल इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन आपका विषय जो है बहुत व्यापक है। जो भारतीय समाज जहाँ पहुँच गया है इस समय, जिस तरह का उसका चरित्र हो गया है, और जिस तरह से हम सार्वजनिक अपना व्यवहार जो करने लगे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो जो बात राजेश जी ने कही कि हमें असहमति बर्दाश्त नहीं है। दरअसल हम ये नहीं बर्दाश्त कर पाते कि हमसे डिफरेंट कोई व्यू पॉइंट रख रहा है और वो व्यू पॉइंट रख के सर्वाइव भी कर रहा है। तो ये हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आप देखें सारा जो इंटॉलरेंस का बखेड़ा जो शुरू में यानी नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होने के बाद जो शुरू हुआ था, जिसकी चर्चाएँ मीडिया में हुई थी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पर बहुत आफ़तें भी आई, जिनमें फ़िल्म स्टार्स भी थे बड़े-बड़े। तो उसका कारण ये है कि हमने एक ऐसा राजनीतिक माहौल देखा, जो दरअसल एक ऐसी विचारधारा से उभर कर आया था, जिसमें ये था कि भई जीत ही सब कुछ है और जीतना ही है, किसी भी कीमत पर जीतना है। वो गालिब का एक शेर है, बहुत मशहूर शेर है, अ, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है? तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? क्या तो बात। ये जो तू वाली बात जो है, हमने ये जो अंदाज़े गुफ्तगू बदल दिया है हिंदुस्तान में, ये दरअसल ये आप देखेंगे सारी मुसीबतों की जड़ ये है। और दुर्भाग्य है कि जिस ट्रोल आर्मी की आप बात कर रहे हैं, राजेश जी ने बात की, उस ट्रोल आर्मी के जो मुखिया हैं, जो उसके लीडर हैं, या जो उसके आइकॉन्स हैं, या जो उसके कहना चाहिए कि पोस्टर बॉयज़ हैं,
वो सारे के सारे राजनीति के शिखर पुरुष हैं और वर्तमान राजनीति के सारे सितारे हैं। और ये संयोग ही था कि जिस दिन ये मैच चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, उस समय इस मैच को एक ऐसा इवेंट बना दिया गया था कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पर अमित शाह जी हैं, यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा कि साहब कुछ क्रांति होगी और उसके बाद तो फिर देखिएगा क्या होगा। जो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि शायद 2024 के चुनाव तक ये मामला पहुँच जाता है और फिर ये कहा जाता है कि सारा मोदी जी हैं, तो मोदी हैं तो मुमकिन है, तो देखिए हम वर्ल्ड कप ले आए वगैरह-वगैरह। वो नहीं आए, ठीक है। और उसके बाद कम से कम प्रधानमंत्री जी ने और मतलब राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने जिस तरीके की संयमित प्रतिक्रियाएँ दी, वो बहुत अच्छी बात है। कम से कम उससे ये इतना ज़रूर हुआ कि जो फैन्स क्रिकेट के हमारे देश में जिस तरह से आक्रोशित होकर के पहले तो खिलाड़ियों के पुतले जलाए जाते थे। मुझे याद है 2003 का वो फाइनल भी याद है, जब इंडिया हार गई थी और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों के घरों के बाहर प्रदर्शन हुए थे, पुतले जलाए गए थे। तो एक अजीब-सी घबराहट फैल जाती है। आप अगर देखें हमारे खिलाड़ियों के चेहरे, यानी मैच हारने के बाद अगर हमारे सारे सारे जो खिलाड़ी थे उनके चेहरे अगर आप याद करें जो उस वक़्त स्क्रीन पर दिखाए जा रहे थे, तो एक आपके अंदर हार का पश्चाताप था, शर्मिंदगी थी, एक दुःख था। लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी होता है कि अरे इस अगर हम हार गए तो क्या होगा? तो ये जो चीज़ है ये हमने ये चूँकि ऐसा समाज बना दिया है, जिस समाज को उसमें खूंखारपना बहुत ज़्यादा आ गया है। यानी हमें जीतना है, किसी भी तरह से जीतना है, सामने वाले को रौंद देना है। जो बात आपने अभी कही अपने बेटे के हवाले से कि मेलबर्न में कोई इस तरह का माहौल नहीं था, हमारा समाज वैसा रह ही नहीं गया। हमारा समाज जो है वो इतना उच्छृंखल समाज हो चुका है, जहाँ किसी भी चीज़ को हम शालीनता से बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। आप देखिए मैं मतलब दिल्ली के करीब बैठा हूँ नोएडा में और अभी दिवाली पर तमाम जगहों पर अपील जारी की जा रही थी कि भई पटाखे मत छुड़ाइए, कम से कम पॉल्यूशन में योगदान मत दीजिए। जो पॉल्यूशन जो जो हवा में ज़हर घुला हुआ है, जो पराली की वजह से आ रहा है या और जिन भी कारणों से आ रहा है, उसमें कम से कम पटाखे छोड़ कर के आप अपना योगदान मत दीजिए। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तमाम लोगों ने खूब पटाखे छुड़ाए और अगले दिन हवा और ज़हरीली हो गई। कुछ घंटों के लिए तो हुई ज़हरीली। लेकिन यहाँ लोग इस अगर आप पटाखों के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं कि साहब लीजिए, आप हमारे त्योहार पर ऐसी बातें करते हैं, आप कभी उनके त्योहार के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। उनके मीन्स किनके? उनके त्योहारों के बारे में आप बातें नहीं करते कि वो क्या करते हैं, देखिए। तो ये जो चीज़ ये हमने समाज में जो बना लिया, जो आपके प्रोग्राम की जो मूल भावना है, कि हमने एक ऐसा समाज बना दिया है, जो विभाजित है और वो लगातार विभाजन को और पैना करते रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उसके पॉलिटिकल आइकन्स हैं, जो उसके हीरोज़ हैं, उनकी भी इच्छा यही है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो ये कहे कि साहब अब हमें विभाजन, विभीषिका स्मृति दिवस मनाना है, तो आप क्या कहेंगे? जिस चीज़ को आपको जिस पीड़ा को लगातार भुलाने की कोशिश करना चाहिए, आपको उस खाई को पाटने की कोशिश करना चाहिए और 75 वर्षों के दौरान हमने बहुत हद तक उस चीज़ को पाट भी दिया था। ये ठीक है कि 2 समुदाय हैं, 2 अपनी जगह हैं, 2 देश हैं, उनके बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तमाम सारी बातें हैं। उस सब के बावजूद हम वाघा बॉर्डर पे जाके मोमबत्तियाँ भी जलाते थे, कैंडल मार्च होता था, अमन की आशा जैसी चीज़ें होती थी। लेकिन अब आपने जब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बना दिया है, तो अब आप कैसे किसी से उम्मीद करेंगे कि वो ये कहे कि नहीं भाई 2 मुल्क हैं, 2 कौमें हैं, उनको कैसे रहना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? किसी भी तरह से देखिए आप हमारे अगर हम क्रिकेट का ही वापस लौटे हैं, तो क्रिकेट में अगर हमारे खिलाड़ी जो अगर मान लीजिए मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको जो आपने ट्रोल आर्मी का ज़िक्र किया, वो किस तरह से उनके पीछे पड़ते हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर या और सारे जो माध्यम हैं, किस तरह से उनको क्या-क्या झेलना पड़ता है, ये हमने देखा है। इसलिए अभी वर्ल्ड कप के फाइनल में ही जब शमी से कैच छूट गया था, उसके बाद जो हुआ, जो स्थितियाँ आई, तो लगा कि अरे पता नहीं क्या होगा। फिर उसने खैर मतलब उसके ऊपर कुछ मेहरबानी रही कि उसने 2 विकेट ले लिए। लेकिन जिस तरह का व्यवहार हमारे समाज में होता है और उसके उसके ज़िम्मेदार सीधे तौर पर हमारे हमारे नेता हैं। मोदी जी टीम के हारने के बाद ड्रेसिंग रूम चले गए, उन्होंने उनको सबको ढाढ़स बंधाया, सबकी हौसला अफ़ज़ाई की, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ज़रा ये सोचिए कि अगर वो ड्रेसिंग रूम रूम ना जाते, तो क्या बेहतर ना होता? वो चाहते तो क्रिकेटर्स से अलग कहीं मिल सकते थे। ड्रेसिंग रूम जो है वो एक ऐसी जगह है, जहाँ के टीम मैनेजमेंट के लोग जाते हैं, जहाँ खिलाड़ी जाते हैं। ठीक है, आप प्रधानमंत्री थे, आपको ये प्रिविलेज हासिल है, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप वहाँ गए, आपने अगर आपने वो वीडियो देखा हो क्योंकि मेरे पास मैंने वो वीडियो देखा है और मैंने उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर भी किया है।
खिलाड़ियों के चेहरों की पर हवाइयां उड़ गई उनको देख करके। वो सकपकार है, वो मोदी जी जबरदस्ती उनसे कह रहे हैं कि भाई मुस्कुराइए, आप, आपको देश देख रहा है, देश देख रहा है। तो आपको देश की खातिर मुस्कुराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कुछ गलत बात है, मोदी जी होना भी चाहिए, लेकिन लगता अगर है जी। उसमें थोड़ा सा संयम बरत लेते तो बहुत अच्छा होता। फिर आप ये देखिए कि आपने सबने नोटिस किया और लगातार इस बात पर लिखा जा रहा है कि जिन दो कप्तानों ने आपको 2 वर्ल्ड विश्व कप लाके दिए, वे दोनों के दोनों उस मैदान से नदारद थे। कपिल देव वहां नहीं थे। कपिल देव ने तो साफ-साफ लिखा कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको पहला वर्ल्ड कप लाकर दिया और किन विषम परिस्थितियों में लाकर दिया, किस जमाने में लाकर दिया, आपने उसको बुलाया नहीं। सुनील गावस्कर तो वहां कमेंटेटर होने की वजह से मौजूद थे। कोई 83 की टीम के हीरो थोड़ी थे वो। उसकी वजह से तो मौजूद थे नहीं वहां पे। ना ही महेंद्र सिंह धोनी वहां मौजूद थे। तो ये जो राजनीति है, आपने इस राजनीति को आपने ऐसी राजनीति बना दी है कि उसमें कहीं न कहीं घुमा-फिरा करके वही लोग हावी हो जाते हैं, जो जिनको आप चाहते हैं कि हाँ, आपके उसमें रहें, या जो कहीं न कहीं आपके बारे में, या कहीं न कहीं कहना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध या कहीं किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप चाहे राजनीति देख लीजिए, चाहे फ़िल्म स्टार्स देख लीजिए, चाहे खिलाड़ियों को देख लीजिए। तो ये सारा का सारा ये जो आपने ट्रोल आर्मी वाली बात, चूँकि आपका विषय वही है, मैं उसी पर लौट कर आता हूँ। हमने ऐसा समाज बना दिया है जो एक राजनीतिक विचारधारा जो कि सत्ता के केंद्र में है, उससे इतर कोई भी चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको सुनना नहीं मंज़ूर है। आप आप गांधी जी और आप सोचिए गांधी और गोडसे की बहस फिर से शुरू हो गई है, और गोडसे के बारे में महिमा मंडन करने वाले लोग खड़े हो गए हैं और उनको बाकायदा समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, उनको समाज में स्वीकारा जा रहा है। आज से 30-35 साल पहले कोई इस तरह की बात सोचता नहीं था। आज भी आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हाँ, गुजरात जाना जाएगा गांधी से ही, पटेल से जाना जाएगा, गांधी से जाना जाएगा। वो इस तरह की हरकतों से नहीं जाना जाएगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन हम एक ऐसे समाज में कहीं न कहीं प्रवृत्तियाँ बढ़ती देख रहे हैं, जो जिसको हम इंटॉलरेंस कहते हैं। उनके लिए अपने से अलग, अपने से इतर, यानी जिसको मैं पसंद करता हूँ, अगर आप उसको पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। फिर आपको आपको जैसा आपने कहा कि गालियाँ सुनने को मिलेंगी, आप उस विचारधारा के बारे में बात कीजिए, तो आप अगर उसका विरोध करते हैं या कहीं उसके उसके खिलाफ कुछ बात कहते हैं, या उस राजनीतिक माहौल के बारे में बात करते हैं, या सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं, तो आपको ट्रोल किया जाएगा, आपके बारे में गलत-सलत बातें कही जाएँगी, आपको तरह-तरह की धमकियाँ दी जाएँगी, और अगर आप महिला हैं, तो आपके साथ बहुत तरह की बेहूदगी हो सकती है, किसी भी हद तक जाकर के लोग कह सकते हैं। तो ये सब हमने देखा है, और दुर्भाग्य से मैं फिर वही बात कहूँगा कि जिन लोगों को इसे कंट्रोल करना चाहिए, वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। मतलब अगर मैं भाषा की स्तर पर कहूँ, तो प्रधानमंत्री खुद जिस तरह की बातें करते रहे हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्यों में कही हैं, जिस तरह की शैली में वो भाषण देते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या कि कपड़ों से पहचाने जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें जब आप कहते हैं, तो जो आपके अनुयायी हैं, जो आपको फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, वो निश्चित तौर पर उनकी उनकी जो भी मेधा है, या जो भी उनकी सोच-समझ है, या जो भी उनके एक्सप्रेशन का लेवल है, वो वहाँ जाकर के अपनी बातें रखते हैं, और वो निश्चित तौर पर समाज में एक बहुत खराब माहौल पैदा करती हैं। उसी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। आप देखिए रिकी पोंटिंग का जो बयान आया, उसने बहुत साफ कहा कि आपका सारा पैसा और आपकी सारी पावर मिलकर के आपको नहीं जिता पाए। यानी उसका कितना गहरा तंज़ है इसमें कि आईसीसी, आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जैसे सबसे धनी बोर्ड गिना जाता है आज की तारीख में दुनिया में। इतना पैसा है। आपने ऐसी पिच बनाई, स्लो पिच बनाई, जिसमें आप ही का बंटाधार हो गया। आप ही का बंटाधार हो गया अल्टीमेटली। और ये देखना चाहिए कि भाई आप जो है सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, वाक़ई में टीम ने इस बार बहुत बढ़िया खेल खेला था। सब मतलब आप जो कह रहे थे ना कि तमाम जगह कैमरे पहुँचा दिए गए। भाई हम तो देखिए उन लोगों में से नहीं है जो कि इस तरह के जुनूनी इंसान हो, लेकिन फिर भी हमें भी लग रहा था कि आज टीम जीतेगी। तो हमने भी जी, जहाँ हम रहते हैं, हमने अपनी अपनी सोसाइटी में एक जायंट स्क्रीन लगा करके लोगों को बुलाया कि भई आइए देखिए, बैठते हैं, मैच देखते हैं। लेकिन जब इंडिया की टीम बैटिंग कर चुकी, और उसके बाद जब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने जवाब देना शुरू किया, उसमें सबके पाँव उखड़ने लगे थे, सबका हौसला मतलब बुझने लगा था। तो क्या है कि ये चीज़ें आप ऐसा माहौल बनाते हैं, क्रिकेट को आपने ऐसा बना दिया है, जो आपका मतलब बाज़ार से इतना ज़्यादा प्रभावित है, और क्रिकेट को आपने जुनून बना दिया, और जिस पर मीडिया मीडिया हावी। कपिल देव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी उस दिन रात को मैच हारने के बाद, जब इंडिया हारी फाइनल, तो उन्होंने उनकी बात को ज़्यादा तरजीह नहीं दी किसी मीडिया ने, लेकिन मैंने एक चैनल पर उनका बयान देखा, उन्होंने कहा कि देखिए, इस बात को हम कभी नहीं मानते कि हम अपनी टीम के बारे में इतना बढ़ा-चढ़ा कर बात करते हैं, जैसे कि वही अकेली टूर्नामेंट खेल रही है, बाकी कोई कुछ है ही नहीं। तो जिस तरीके से हमारा मीडिया और हमारा बाज़ार, यानी कमर्शियल्स, जो विज्ञापन करने वाले हैं, जो जो कंपनियाँ पैसा लगाती हैं, तो वो जिस तरीके से चीज़ों को पेश करती हैं,
कि आप ड्रीम 11 पर टीम बना लीजिए, बाकी तो मैं देख लूंगा। तो ड्रीम 11 पर टीम बनाते रह गए और उधर कोई मतलब कुछ कुछ का कुछ नतीजा निकल आया। तो ये चीजें जो हैं, ये आप देखिए कहाँ कहाँ हम बाजार जी, मिला, बाजार है, राजनीति है और समाज है, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के जिस तरह का माहौल बना रही हैं दिनेश जी, उसमें आप किसी भी विषय पर, यानी सिनेमा को देख लीजिए, आप सिनेमा में कितने लोगों को आप कश्मीर फाइल्स या हेरो स्टोरी जैसी किसी फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको जी, ट्रोल किया जाने लगता है कि भाई देखिए आप क्या कर रहे हैं। जबकि जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर के एक फिल्मकार जो है, जूरी का सदस्य आपको कहता है कि आपने क्या प्रोपेगेंडा पिक्चर बनाई है, ठीक है जी, ना? तो ये चीजें होती हैं, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं। तो जो बात मैंने कही शुरू में गालिब के शेर से, फिर उसी शेर से खत्म करूंगा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो अंदाजे गुफ्तगू जब हमने बदल दिया है, पूरे समाज का बदल दिया है, तो हमको यही दंश झेलना पड़ेगा जब तक हमारे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के या सांस्कृतिक क्षेत्र के जो लीडर्स हैं, जो चेहरे हैं, वो इसका मुखर होकर प्रतिरोध नहीं करेंगे, या जैसे आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, उनकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेंगे, तो ये समाज जो है रसातल में ही जाएगा। इसका वही हम चारित्रिक पतन होता देखेंगे जैसा हम देख रहे हैं। जी दिनेश जी, जी। धन्यवाद।